नमस्कार, मैं डॉक्टर शालिनी द्विवेदी आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ अपना अगला विषय लेकर। आज का विषय है अनुवाद। तो आइए जानते हैं सबसे पहले अनुवाद का अर्थ। अनुवाद से तात्पर्य है किसी एक भाषा में कही हुई बात को दूसरी भाषा में कहना। किसी एक भाषा में कही हुई बात को दूसरी भाषा में कहना अनुवाद कहलाता है। अनुवाद एक भाषिक प्रक्रिया है अथवा भाषिक प्रक्रिया का परिणाम है जिसमें एक भाषा स्रोत भाषा में अभिव्यक्त कथ्य को दूसरी भाषा अर्थात लक्ष्य भाषा में संप्रेषित किया जाता है। अनुवाद एक भाषिक प्रक्रिया है अथवा भाषिक प्रक्रिया का परिणाम है जिसमें एक भाषा अर्थात स्रोत भाषा में अभिव्यक्त कथ्य को दूसरी भाषा अर्थात लक्ष्य भाषा में संप्रेषित किया जाता है। अनुवाद शब्द वद धातु में अनु उपसर्ग और ध प्रत्यय के योग से बना है। इसमें अनु का अर्थ है पीछे और वद धातु का अर्थ है बोलना या कहना। इस प्रकार पूर्व कथित का अनुसरण करके अभिव्यक्त किए गए कथन को अनुवाद कहते हैं या एक भाषा में उपलब्ध कथन सामग्री का अनुसरण करते हुए उसे दूसरी भाषा में प्रस्तुत करना ही अनुवाद है। शब्दार्थ चिंतामणि नामक कोश में अनुवाद शब्द को समझाया गया है। प्राप्तस्य पुनः कथने अनुवाद अर्थात पूर्व कथित का पुनः कथन अनुवाद है। जैमिनी न्यायमाला में ज्ञातस्य कथनानुवाद अर्थात ज्ञान का पुनः कथन को अनुवाद कहा है। वैदिक साहित्य से लेकर ब्राह्मण ग्रंथों, उपनिषदों और व्याकरण ग्रंथों में अनु उपसर्ग और वद धातु से बने पदों का भिन्न भिन्न प्रयोग हुआ है जिसका अर्थ है अनुवाक, गुरु के कथन का शिष्यों द्वारा दोहराना। अगला है पश्चात कथन, विधि का पुनः कथन। पुनः कथन ज्ञान को कहना, आवृत्ति, सार्थक आवृत्ति आदि। इस प्रकार भारतीय दर्शन, उपनिषद तथा वैदिक साहित्य से छाया, भाषा, टीका, व्याख्या, भावानुवाद, भाषांतर, तर्जुमा, उल्था आदि अनेक विध शब्दों की यात्रा पूर्ण करता हुआ पारिभाषिक शब्द अनुवाद 19वीं शताब्दी के अंत में सर्वस्वीकृत और मान्य हुआ। अनुवाद शब्द को अधिक स्पष्ट रूप से समझने के लिए उसके व्युत्पत्तिपरक अर्थ को समझना आवश्यक है। अनुवाद का व्युत्पत्तिपरक अर्थ है पुनः कथन, पुनः आवृत्ति, एक बार कही हुई बात को दोबारा कहना। इसमें पुनरावृत्ति होती है अर्थ की, न कि शब्द की। अनुवाद के लिए अंग्रेजी में प्रयुक्त शब्द ट्रांसलेशन लैटिन भाषा के ट्रांस अर्थात पार और लेशन अर्थात ले जाना, वहन करना के योग्य से बना है जिसका व्युत्पत्ति परक अर्थ है पारवाहन अर्थात एक स्थान बिंदु से दूसरे स्थान बिंदु पर ले जाना। यह स्थान बिंदु भाषिक पाठ है। इसमें भी ले जाने वाली चीज अर्थ होती है, शब्द नहीं। अतः यह स्पष्ट है कि इन दोनों ही भाषा में प्रयुक्त शब्दों के व्युत्पत्तिपरक अर्थ व्यावहारिक धरातल पर एक समान है। अनुवाद की प्रकृति को स्पष्ट रूप से समझाते हुए डॉक्टर सुरेश कुमार ने कहा है कि वस्तुतः अनुवाद शब्द का भारतीय परंपरा वाला अर्थ आधुनिक संदर्भ में भी मान्य है और इसी को केंद्र बिंदु बनाकर हम अनुवाद की प्रकृति को अधिक अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। डॉक्टर सुरेश कुमार ने अनुवाद के 3 अर्थ संदर्भ माने हैं: समभाषिक, अन्य भाषिक और अंतर संकेत परक। समभाषिक संदर्भ में अर्थ की पुनरावृत्ति एक ही भाषा की सीमा के भीतर होती है, परंतु इसके आयाम अलग अलग हो जाते हैं जो मुख्यतः 2 हैं: कालक्रमिक और समकालिक। अन्य भाषिक अनुवाद 2 भाषाओं के बीच होता है। ये 2 भाषाएं ऐतिहासिकता और क्षेत्रीयता के समन्वित मापदंड पर स्वतंत्र भाषाओं के रूप में पहचानी जाती है।
यही कारण है कि आज व्यवहार में अनुवाद शब्द से अन्य भाषिक अनुवाद का अर्थ लिया जाता है। संस्कृत परंपरा का छाया शब्द तथा उर्दू का तर्जुमा शब्द इसी स्थिति का संकेत करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। अनुवाद के दोनों अर्थ, जो कि डॉक्टर सुरेश कुमार के अनुसार अपेक्षाकृत सीमित है, इनमें अनुवाद को भाषा संकेतों का व्यापार माना गया है। वस्तुतः भाषा संकेत संकेतों की विशिष्ट श्रेणी है जिनके द्वारा संप्रेषण कार्य संपन्न होता है। संप्रेषण के लिए विभिन्न कोटियों के संकेतों को काम में लाया जाता है। इन्हें सामान्य संकेत कहा जाता है। इनकी दृष्टि से भी अनुवाद शब्द की व्याख्या की जा सकती है। इसके अनुसार एक कोटि के संकेतों द्वारा कही गई बात को दूसरी कोटि के संकेतों द्वारा पुनः कहना अनुवाद है। इस प्रकार अनुवाद शब्द की व्यापक परिधि में तीनों कोटियों के अनुवादों का स्थान है: संभाषिक अनुवाद, अन्य भाषिक अनुवाद और अंतर संकेत परक अनुवाद। इन तीनों का अपना अपना सैद्धांतिक आधार है, किंतु सैद्धांतिक औचित्य की दृष्टि से अन्य भाषिक अनुवाद की स्थिति केंद्रीय है। इसलिए अनुवाद शब्द से अन्य भाषिक अनुवाद का अर्थ ग्रहण किया जाता है। अब बारी आती है अनुवाद की परिभाषा। एम.ए. हैलिडे के अनुसार अनुवाद एक संबंध का नाम है जो दो या दो से अधिक पाठों के बीच होता है। ये पाठ समान स्थिति में समान प्रकार संपादित करते हैं। दोनों पाठों का संदर्भ समान होता है और उनसे व्यंजित होने वाला संदेश भी समान होता है। जेसी कैटफोर्ड के अनुसार एक भाषा की पाठ्य सामग्री को दूसरी भाषा की समानार्थक पाठ्य सामग्री द्वारा प्रतिस्थापित करना अनुवाद कहलाता है। डीपी पट्टनायक के अनुसार परिभाषा है: अनुवाद वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सार्थक अनुभव एक भाषा समुदाय से दूसरे भाषा समुदाय को संप्रेषित किया जाता है। अगली परिभाषा यूजेन नाइडा के अनुसार मूल भाषा के संदेश के सममूल्य संदेश को लक्ष्य भाषा में प्रस्तुत करने की क्रिया को अनुवाद कहते हैं। संदेशों की यह मूल्य समता पहले अर्थ और फिर शैली की दृष्टि से निकटतम एवं स्वाभाविक होती है। भोलानाथ तिवारी के अनुसार भाषा ध्वन्यात्मक प्रतीकों की व्यवस्था है और अनुवाद इन्हीं प्रतीकों का प्रतिस्थापन अर्थात एक भाषा के प्रतीकों के स्थान पर दूसरी भाषा के निकटतम समतुल्य और सहज प्रतीकों का प्रयोग। इस प्रकार अनुवाद निकटतम समतुल्य और सहज प्रतिस्थापन प्रक्रिया है। डॉक्टर कृष्ण कुमार गोस्वामी व रविंद्रनाथ श्रीवास्तव के अनुसार एक भाषा की पाठ सामग्री में अंतर्निहित तथ्य का समतुल्यता के सिद्धांत के आधार पर दूसरी भाषा में संगठनात्मक रूपांतरण अथवा सृजनात्मक पुनर्गठन को ही अनुवाद कहा जाता है। कृष्ण कुमार गोस्वामी के अनुसार अनुवाद से तात्पर्य एक भाषा की सामग्री को दूसरी भाषा में प्रस्तुत करना है। अनुवाद एक प्रकार का ऑपरेशन अर्थात संक्रिया है। इस संक्रिया द्वारा एक भाषा की पाठ सामग्री दूसरी भाषा में प्रतिस्थापित की जाती है। संक्षेप में अनुवाद एक भाषा में प्रस्तुत पाठ अर्थ को दूसरी भाषा में स्थानांतरित करता है। पहली भाषा को स्रोत भाषा कहते हैं और उस भाषा के पाठ को मूल पाठ कहा जाता है। दूसरी भाषा को लक्ष्य भाषा कहते हैं और इस भाषा के पाठ को अनुदित पाठ कहा जाता है। अनुवाद में भाषा बदल जाती है पर पाठ्य सामग्री, सूचना अथवा संदेश अपने मूल अर्थ में ही संप्रेषित किए जाते हैं। यह संप्रेषण यथासंभव समान भाषा शैली और सामाजिक सांस्कृतिक वैशिष्ट्य को सुरक्षित रखता हुआ लक्ष्य भाषा के पाठक को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करने योग्य लगता है। इस प्रकार जो परिभाषाएं दी गई हैं उससे स्पष्ट होता है कि सबसे पहले
अनुवाद एक भाषा की सामग्री को दूसरी भाषा में रूपांतरित करने की प्रक्रिया का परिणाम है। दूसरा निष्कर्ष ये निकलता है, अनुदित किए जाने वाली सामग्री को मूल पाठ और रूपांतरित सामग्री को अनुदित पाठ कहा जाएगा। तीसरा निष्कर्ष ये निकलता है, मूल पाठ और अनुदित पाठ में अर्थ और भाषा शैली विशेष की समतुल्यता होनी चाहिए। यद्यपि यह सर्वांशतः असंभव सा है, किंतु दोनों पाठ अधिकतम साम्य रखते हों यह आवश्यक है। सबसे अंतिम निष्कर्ष जो निकलता है वो ये है कि दूसरी भाषा प्रायः वह होती है जिसके प्रयोक्ता पहली भाषा से भिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के होते हैं। आशा है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। अगला विषय लेकर फिर प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।